शुरुआत करते हैं हम नए चैप्टर की जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। इसका दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, बेसिक पढ़ते हैं हम कॉन्सेप्ट वन में। जो हमने एफएम शुरू होते से ही पढ़े थे कि लाइबिलिटी साइड दिखाती है कि हमारे धंधे में फ़ंड कहाँ कहाँ से आया है। अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़े कि पैसा आया कहाँ कहाँ से। अब इन पैसों को हमको लगाना भी तो कहीं पे। हाँ, अब हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले कि पूरा पैसा आ चुका है, अब इनको लगाना कहाँ कहाँ पे। ठीक है, हम ऐसी जगह पे पैसा लगाएंगे। ठीक है, ऐसी जगह पे पैसा लगाने वाले हैं जो आया वाला है, जो मैक्सिमाइज़ कर सके वेल्थ किसकी, ओनर की। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये डिसीजन लेना कि पैसा अपन को कहाँ पे लगाना है? क्योंकि बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है, बहुत लंबे समय के लिए पैसा लगा होता है जिस भी प्रोजेक्ट में मैंने लगाया हूँ। और एक बार मैंने प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया तो ऐसा नहीं कि कल मैं वापस से बोलूँ कि प्रोजेक्ट से पैसा निकाल लो, है ना। तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन और कॉम्प्लेक्स है। इसमें टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग में दो है, एक ट्रेडिशनल है, एक मॉडर्न है। ट्रेडिशनल जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती है, जो मॉडर्न है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। इसके अंदर दो टेक्निक है, इसके अंदर चार टेक्निक है। इसके अंदर दो टेक्निक कौन सी, ARR है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दूसरी है पे बैक पीरियड एंड इट्स वेरिएंट। यहाँ पे डिस्काउंट पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो टेक्निक है ना दी गई है वो इवेल्युएट करने के लिए हमारा डिसीजन। ठीक है, अब इसके कुछ नोट्स है। नोट्स क्या बोलते हैं कि जो हमारा ARR है वो कंसीडर करता है किसको, प्रॉफिट को। बाकी जितनी भी मेथड है ना वो कंसीडर करती है कैश फ्लो को। ठीक है, इसमें होगा क्या चैप्टर में, 0 ईयर में हमारे पास पूरा पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिए, बाकी साल में उससे पैसा आना है हमारे पास। ठीक है, अब जो हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़े थे पिछले चैप्टरों में, उस यहाँ पे एक चैप्टर में एक यूनिकपन है। इसमें यूनिकपन क्या है, सेल्स में से अपन ने VC माइनस किया था कंट्री में से FC माइनस किया तो आता है हमारा EBIT। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, EBIT की जगह पे EBDIT लिखेंगे, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर आएगा हमारे पास EBIT, फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट, फिर माइनस करेंगे टैक्स। तो एक ये है कि यहाँ पे EBIT नहीं आएगा, EBDIT आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले शुरू करते हैं ये ARR वाली, ट्रेडिशनल का पहले वाली टेक्निक। ARR क्या बोलता है कि जो हम प्रोजेक्ट में पैसा डाल चुके हैं, एक लंबे समय के लिए प्रोजेक्ट में पैसा डाला होगा, 5 साल 10 साल के लिए, तो उस 10 साल में एक एवरेज रिटर्न उससे क्या आना है वो बात करता है ये। और ये प्रॉफिट को कंसिडर करता है, ना कि कैश फ्लो को। फॉर्मूला क्या है इसका, 3 फॉर्मूले हैं। अगर क्वेश्चन जो है खाली इसका आया ARR का, जो आता नहीं है, ये एक बड़े क्वेश्चन में पार्ट बन के आता है। अगर खाली इसी का क्वेश्चन आया तो तीनों फार्मूला लगाना, खाली एक बड़े क्वेश्चन में पार्ट बन के आया तो पहला फार्मूला लगा देना। फार्मूला क्या है, 3 फार्मूले, सब में एवरेज PAT ऊपर आएगा, एवरेज PAT, एवरेज PAT, एवरेज PAT, बस नीचे की इन्वेस्टमेंट चेंज होगी। यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेबल ये वाला फार्मूला है। ठीक है, तो एवरेज PAT की हम बात कर लेते हैं, एवरेज PAT निकालते कैसे। ठीक है, ये हमने इनकम स्टेटमेंट बनाए, सेल्स माइनस VC, कंट्री कंट्री में से FC माइनस करने के बाद EBIT आएगा, EBIT नहीं आएगा, EBDIT आएगा। फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन किसका है, ये प्रोजेक्ट का है, तो EBIT आएगा। फिर इंटरेस्ट माइनस EBT, टैक्स माइनस EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसी को अपन बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि PAT। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 जितने साल का प्रोजेक्ट है हमारा, सारे PAT को प्लस करे, डिवाइडेड कर दिया अपन ने किससे, नंबर ऑफ ईयर से, तो एवरेज PAT आ गया। अब नीचे वाली टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट 3 प्रकार की होती है, एक ग्रॉस, नेट और एवरेज। ग्रॉस यानी कि प्रोजेक्ट में मैंने पूरा पैसा कितना झोंक चुका हूँ। ठीक है, और ये हो गई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट जो होती है, मैंने पूरा कितना पैसा डाला हूँ, माइनस सैल्वेज, उस प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद उससे कितना पैसा मेरे को कबाड़ के तौर पे मिल जाएगा, उसका सामान बेच रहा हूँ तो मैं, तो जितना पैसा डाला हूँ माइनस सेल्वेज तो आ जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। एवरेज क्या होता है, जितना पैसा डाला हूँ प्लस सेल्वेज डिवाइड बाय 2, तो एवरेज आ गया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, इतना सारा पढ़ना नहीं इसमें, खाली जिसमें भी मेरा प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न है, जो मेरे को चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए, अगर ARR मीट कर देता है उतना होता है, उससे ज़्यादा होता है तो एक्सेप्ट कर लूँगा, बस यही है। इसके क्वेश्चन है कुछ ईजी है। अब हमने क्या पढ़े थे पिछले वो टेक्निक वाले जब हम पढ़े थे कि एक ट्रेडिशनल होती है, मॉडर्न होती है, तो उसमें पढ़े थे कि ये वाली टेक्निक वो है प्रॉफिट कंसीडर करती है, बाकी सारी कैश फ्लो कंसीडर करती है। तो सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा कि कैश फ्लो निकालते कैसे। कैश फ्लो मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिया, उससे हर साल कितना कैश का इनफ्लो आना है। ठीक है, कैश का इनफ्लो आना है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, कैश का कितना इनफ्लो आना है। प्रॉफिट अलग है, कैश इनफ्लो अलग है, इससे कैश इनफ्लो कितना आना है ये निकालने के लिए 3 मेथड्स है, तीनों आनी चाहिए हमको, छोड़ के कुछ नहीं जाना है, क्योंकि तीनों से अलग अलग कभी भी हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से निकालना पड़ सकता है। ठीक है, पहली मेथड पे हम आते हैं। हमने पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाई, EBDIT तक पहुँचे अपन।
पहली मेथड बोलती है डेप्रिसिएशन माइनस कर दो आप, ये नॉन कैश आइटम है ना, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है। पहले अपने डेप्रिसिएशन माइनस किए, ईबीडीआईटी आया, इंटरेस्ट माइनस किए, ईबीटी आया, टैक्स माइनस किए, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और इसको अपन ईआई बोल सकते हैं, ठीक है, ईआईटी अर्निंग आफ्टर टैक्स आया। अब इसमें नॉन कैश आइटम वापस से ऐड कर दो, है ना, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कैश इनफ्लो एक्चुअल में कितना है। क्यों, हमने पहले अपने माइनस कर दिए तो हमारे पास ये बुक में इतना दिखा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कैश ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। तो वापस से अपन ने इसको ऐड कर दिए। पहली मेथड ये बोलती है तो हमारे पास आ गया कैश इनफ्लो। दूसरी मेथड क्या बोलती है, दूसरी मेथड बोलती है ईबीडीआईटी में से डेप्रिसिएशन माइनस मत करो, माइनस मत करो, ठीक है, डायरेक्ट माइनस करो इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट के बाद डायरेक्ट माइनस करो टैक्स। याद रखना ईबीडीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करता हूँ तो ये ईबीटी नहीं बनेगा, ईबीडीटी नहीं बनेगा, कुछ भी अपने मन से नाम नहीं, यहाँ पे कोई नाम नहीं आने वाले। फिर ईबीडीआईटी में डायरेक्ट मैंने इंटरेस्ट माइनस किया, डायरेक्ट मैंने टैक्स माइनस किया, ईएटी आया। वापस से ऐड बैक भी नहीं करना डेप्रिसिएशन को, बस ऐड क्या कर देना, टैक्स सेविंग ड्यू टू डेप्रिसिएशन। कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट इनटू टैक्स का रेट, यानी कि मेरे को इतनी सेविंग हो चुकी है खर्चे की, मैंने क्या हुआ पीएनएल में खर्चा डाल दिया होगा जिससे मेरा इनकम कम आई होगी और इससे टैक्स सेविंग हो गई होगी, तो उसका खर्चा है टैक्स सेविंग ड्यू टू डेप्रिसिएशन में ऐड कर दूंगा। दूसरी मेथड ये बोलती है। तीसरी मेथड बोलती है ईबीडीआईटी में डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दो, यहाँ तक पहुँचे आप, वापस से डेप्रिसिएशन ऐड मत करना, फिर से शुरुआत करना नए से, ईबीडीआईटी लिखना, माइनस कर देना इससे कैश के एक्सपेंस, ये जो इंटरेस्ट निकाले थे वो माइनस कर देना, ये जो टैक्स निकाले थे वो माइनस कर देना, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो। ओवरऑल बात करूँ, पहली मेथड, दूसरी मेथड, तीसरी मेथड, इसमें 2 काटे हैं, इसमें 1 काटा है। डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, वापस से ऐड कर दो, 2 काटे यानी कि ना माइनस करो ना ऐड करो, प्लस कर दो, लेकिन क्या, टैक्स सेविंग ड्यू टू डेप्रिसिएशन। इसमें 1 ही काटा, डेप्रिसिएशन ऊपर माइनस कर दो लेकिन नीचे वापस से ऐड मत करो, फिर से शुरुआत करो ईबीडीआईटी में, खाली कैश के खर्चे, इंटरेस्ट माइनस कर दो, टैक्स माइनस कर दो, कैश फ्लो हो जाएगा। हर क्वेश्चन की शुरुआत ही इसी कॉन्सेप्ट से होगी, कैश फ्लो निकालने से, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। 3 मेथड है, तीनों आना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो है समझने वाला है। ये क्या बोलता है, इसमें दिया अर्निंग बिफोर टैक्स दिया, यानी कि क्या दिया हुआ है भाई, ये डायरेक्टली ईबीआईटी दिया हुआ है यहाँ पे, और क्वेश्चन में दिया है कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स। ध्यान देना क्या लिखा है यहाँ पे, कैश इनफ्लो, यानी कि जो कैश आया है हमारे पास, कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, तो मैं क्या मान लूँ, बिफोर टैक्स दिया यानी कि ईबीआईटी नहीं, इसको अर्निंग बिफोर टैक्स मान लूँ, नहीं मान सकता क्योंकि कैश फॉर्म में, कैश में से कैश इनफ्लो है, यानी कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, प्योर इनफ्लो है। कैश डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा मैं तो मेरा आ जाएगा क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस करूँगा टैक्स, ईएटी आ जाएगा मेरे पास। अब दूसरे पॉइंट में लिखा है कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स मतलब जो होता है, कैश इनफ्लो मतलब क्या होगा, जो इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, हम माइनस कर दे, है ना, लेकिन यहाँ आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, यानी कि ये हमको जो फाइनल में भी निकालते हैं डायरेक्टली ये गिवन है आफ्टर टैक्स में, ठीक है। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट, यहाँ एनुअल कैश एक्सपेंस दिया है, यानी कि कैश यानी कि प्योर कैश के खर्चे है, इसमें से डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं है। ये अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे समझने लायक, ये एक बहुत दमदार क्वेश्चन है। ईबीआईटी दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है ईबीआईटी, कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स दिया हुआ है, कैश इनफ्लो दिया है यानी कि जितना पैसा आया इनफ्लो बिफोर टैक्स, तो मैं इसको ईबीआईटी ये मान लूँ, अर्निंग बिफोर टैक्स नहीं मान सकता क्योंकि कैश में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है इससे, तो मैं इसमें पहले डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा तो डायरेक्टली ईबीआईटी बन जाएगा। और ये कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, यानी कि फाइनल आंसर दिया है क्वेश्चन ने, उसी के बारे में यहाँ बात की। कैश इनफ्लो दिया है अगर बिफोर टैक्स, मीन्स ये प्योर है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। अगर माइनस पहले से ही हुआ होता तो ईबीआईटी यूज़ किया करता क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का अंतर है दोनों वर्ड्स में। अब कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है मतलब कि टैक्स डिडक्टेड है और डेप्रिसिएशन भी ट्रीटेड है, तो डायरेक्टली हम जो फाइनल आंसर निकालते हैं कैश इनफ्लो वो दिया हुआ है। ये हमारा ट्रेडिशन की पहली टेक्निक कंप्लीट हो गई, ये वाली ARR। अब हम आते हैं पे बैक पीरियड एंड इट्स वेरिएंट्स में। पे बैक पीरियड क्या होता है, जो हमने प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिए हैं, वो प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिए हैं, वो प्रोजेक्ट मेरे को वापस कितने दिन में करेंगे, प्रोजेक्ट पूरी लागत लग गई, वापस कितने दिन में लागत रिकवर होगी, उसको बोलते हैं अपन पे बैक पीरियड। मान के चल 0 ईयर में मैंने 10 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट में लगाया, चौथे ईयर में जो भी उससे कैश इनफ्लो आते गया आते गया आते गया आते गया, 4 साल में पूरी लागत कवर हो गई, तो ये हो गया 4 साल का पे बैक पीरियड। जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, ठीक है। कंप्यूट कैसे करेंगे हम पे बैक पीरियड, अगर हर साल जो पैसा कैश इनफ्लो आ रहा है बराबर है, तो मैं जो भी पैसा डाला हूँ डिवाइड कर दूंगा उसको कैश इनफ्लो से, तो निकल जाएगा। मान लें 10 करोड़ लगाया हर साल
2-2 करोड़ 2-2 करोड़ आ रहा है, 2 करोड़ से 10 करोड़ को 2 करोड़ से डिवाइड किया, यानी कि 5 साल में पूरी कॉस्ट रिकवर हो जाएंगी। अगर जो पैसा आना है कैश इनफ्लो बराबर नहीं है तो मेरे को और उसके जाने से पहले अगर मेरा आंसर आता है जैसे 2.5 ईयर, तो इसको मेरे को पूरा सॉल्व करना है। 2 ईयर 6 महीने ऐसा आता है, 2 ईयर 10 महीने 8 दिन ऐसा सॉल्व करना है। अब इसी के टाइप 2 में आता हूँ, जो मैंने प्रोजेक्ट में पैसा डाला हूँ, अब उससे जो कैश इनफ्लो आता है हर साल बराबर नहीं है और मेरे को पे बैक पीरियड निकालना है। तो जितना पैसा डाला हूँ डिवाइडेड बाय करता हूँ कैश इनफ्लो से, हर साल बराबर नहीं है ना, हर साल बराबर नहीं आ रहा है वो। मान के चलते हैं अपन, कितना पहली साल आया 10 करोड़ डाला, पहली साल आया 1 करोड़, अगले साल 2 करोड़, फिर उसके बाद 1 करोड़, फिर 3 करोड़। तो मैं किससे डिवाइड करूँ उसको, ये समस्या है। तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, कम्युलेटिव कैश इनफ्लो का स्टेटमेंट। मतलब क्या होता है, ईयर लिखा मैंने, फिर उस ईयर में कितना इतना कैश इनफ्लो आया, दूसरे ईयर में इतना कैश इनफ्लो, तीसरे ईयर में इतना कैश इनफ्लो। कम्युलेटिव कैश इनफ्लो बनाना पड़ेगा कि पहले ईयर तक कितना पैसा आया, सेकंड ईयर तक कितना पैसा आया, सेकंड ईयर तक यानी कि इतना भी पैसा आया, इतना भी पैसा आया सेकंड ईयर तक, थर्ड ईयर यानी कि थर्ड ईयर तक कितना पैसा आया, तक कितना पैसा आया। तो ये पैसा आया, ये पैसा आया, ये पैसा आया, थर्ड ईयर तक, पूरा थर्ड ईयर तक कितना कैश इनफ्लो आ चुका है ये बताता है। ठीक है, हाँ, इसका एग्जांपल है, मान के चलो हमने प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए डाले, उससे कैश इनफ्लो आया पहले ईयर में 30,000 रुपये, दूसरे में 25, तीसरे में 20, चौथे में 15, पाँचवें में 10,000 रुपये। अब मेरे को कम्युलेटिव कैश इनफ्लो बनाना है, यानी कि पहले साल तक का कितना पैसा आया 30,000, दूसरे साल तक कितना पैसा आया 30,000 प्लस 25,000 55,000, तीसरे साल तक कितना पैसा आया, तीनों को ऐड कर दो, तीसरे साल तक कितना पैसा आया, चौथे साल तक कितना आया, चारों को ऐड कर दो तो ये आ गया, पाँचवें साल तक पाँच इतने को ऐड कर दो तो पाँचवें साल तक कितना कैश इनफ्लो आया। मैं देखता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपए डाला था, पाँचवें साल तक 1 लाख रुपए तक का कैश इनफ्लो आ गया है। तो मेरे यहाँ पे जितने पैसे डाला था पूरे रिकवर हो गए, यानी कि पेबैक पीरियड कितना हो गया है, 5 साल हो गए। अब हो सकता है यहाँ पे मान के चल लेस से कि मैंने 1 लाख नहीं 80,000 डाला हूँ और ऐसी स्टेटमेंट बनती है, तो यानी कि मेरे 80,000 रुपये तक का कैश इनफ्लो रिकवर हो गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा इंटरपोलेशन मेथड। चौथा ईयर यहाँ लिखा मैंने, मान के चलते हैं, हाँ 80,000 सॉरी 80,000 दोनों इन दोनों के बीच में आएगा। तो मैंने थर्ड ईयर लिखा यहाँ पे और फोर्थ ईयर लिखा यहाँ पे। 30 तीसरे साल में कैश था 75,000 रुपये, कम्युलेटिव चौथे साल में था 90,000 रुपये। और हम हाँ, और मेरे को कहाँ तक पहुँचाना, 80,000 तक। दोनों का डिफरेंस फिर टोटल डिफरेंस निकाला, फिर यूनिटरी मेथड लगा दूंगा कि इतना डिफरेंस जो है मेरे को चाहिए और इतना डिफरेंस आता है 1 साल में, तो इतना डिफरेंस कितने महीने में आएगा, उससे मैं पेबैक पीरियड निकाल सकता हूँ। अब पेबैक पीरियड के वेरिएंट्स में आता हूँ मैं। पेबैक पीरियड के जो है 3 वेरिएंट्स थे। याला है जो पेबैक रेसिप्रोकल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपली क्या है, जो हमने पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लगाया था उसको उल्टा कर देना। पहले हमने वहाँ पे पहले क्या पढ़ के आए थे कि कितना पैसा डाले हैं डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो कितना आता है उससे हर साल। यहाँ पे उल्टा कर देना, पहले ऊपर क्या लिखना, कैश इनफ्लो कितना आता है उससे हर साल डिवाइडेड बाय पूरा पैसा कितना डाले, उल्टा फॉर्मूला कर देना। बस क्वेश्चन में आता नहीं है पेपर में। अब पोस्ट पेबैक पीरियड क्या होता है, वो प्रोजेक्ट में पैसा प्रोजेक्ट में पैसा डाले थे, उसने उसकी लागत तो वसूल दिया हमको। अब उसके बाद का जो पीरियड बचा हुआ है, उसके बाद के जो पीरियड बचे पूरे प्रॉफिट के पीरियड है अपने। ठीक है, कैसे निकालते हैं अपन, ये पूरा प्रोजेक्ट की लाइफ है 10 साल का प्रोजेक्ट है, उनने हमको पैसा वापस वसूल के दे दिया कितने 4 साल में, पूरी लागत बचे हुए क्या होगा, पोस्ट पेबैक पीरियड हो गया। ठीक है, टोटल लाइफ में से अपन ने पेबैक पीरियड माइनस कर दिया तो हमारा पोस्ट पेबैक पीरियड आ गया। इसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतने टाइम तक हमको उससे प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। अब पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, इस पीरियड की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं अपन। 2 प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब वही है, कैश फ्लो कैश इनफ्लो ही है। ये मत समझना कि प्रॉफिटेबिलिटी तो खाली AR में थी, नहीं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि वो कैश इनफ्लो ही है। एग्जांपल लेते हैं 2 प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2। यहाँ पे पेबैक पीरियड इतना था, पोस्ट पेबैक पीरियड 5 साल है, यहाँ पे 2 साल है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर निकालना है मेरे को, तो कैश इनफ्लो पर एनम कितना है, 20,000 रुपये। इससे इंटू कर दिया मैंने 5 से, तो टोटल इतने में इतना पैसा आने वाला है। 2 को इंटू कर दिया 60,000 से, तो टोटल इतना पैसा आने वाला है। जिसमें भी ज़्यादा होगा वो हायर, मतलब वो फ़ायदेमंद होगा मेरे लिए। आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। 5 साल बचे हुए साल इंटू हर साल कितना कैश इनफ्लो आता है, 2 साल इंटू हर साल इतना रुपये आता है। तो आगे में प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें ज़्यादा होगा वो चूज़ करूँगा। पेबैक पीरियड के हिसाब से देखूँ तो पेबैक पीरियड ज़्यादा जल्दी कौन लागत वसूल रहा है, याली तो ये वाला अच्छा है। पोस्ट पेबैक पीरियड की बात करूँ तो जितना ज़्यादा होता है वो अच्छा है, तो उसके हिसाब से ये अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ये अच्छा है। यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिशनल है
टेक्निक वो पूरी ख़त्म हो जाती है।